नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्वज आर्या। आज हम बात करेंगे राजस्थान की 5 बड़ी खबरों पर। तो बात करते हैं राजस्थान की पहली बड़ी खबर पर। कल एक बड़ा एग्ज़ाम यानी कि नीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। दोबारा से जो है री-नीट की परीक्षा होने जा रही है। राजस्थान के 602 परीक्षा केंद्रों में 2,09,000 अभ्यर्थी बैठेंगे। सबसे ज़्यादा जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं राजधानी जयपुर में 106 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मॉक ड्रिल आज की जा रही है और तमाम जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी जो सुरक्षा है वो जांची जा रही है। और ये जो तमाम जो परीक्षा केंद्र हैं इनकी जो सीसीटीवी कैमरे, नए सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं और इसका जो सेंटर होगा वो जो पूरी तरीके से पीएचक्यू और जो पुलिस कमिश्नरेट है वहाँ पर इसका जो है पूरी तरीके से कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जहाँ से निगरानी होती रहेगी। और उसके अलावा एनटीए की जो टीम आई है उन्होंने हर परीक्षा केंद्र पे हर क्लासरूम में एक जो दीवार घड़ी भी दी है ताकि जो किसी भी तरीके की जो घड़ी है परीक्षार्थी पहन कर ना आ पाएँ। और ये जो घड़ियाँ हैं खुद एनटीए ने दी हैं और एनटीए की दी हुई घड़ियाँ जो है तमाम क्लासरूम में लगाई जा रही हैं। मॉक ड्रिल लगातार जारी है। सुरक्षा के जो पूरी तरीके से उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। प्रशासन की भी एक तरीके से परीक्षा है कि कल ये परीक्षा जो है सही तरीके से हो जाए। तमाम जो परीक्षा केंद्र हैं राजस्थान के जो है शेखावाटी इलाके के और जो कई परीक्षा केंद्र हैं अन्य ज़िलों में, तो यहाँ जो परीक्षा केंद्र हैं उनके आसपास में जो तमाम जो फोटोकॉपी की जो मशीनों की दुकानें हैं और उसके साथ साथ में जो साइबर कैफ़े हैं उन्हें बंद रखने का आदेश जो है जारी कर दिया गया। उसके साथ साथ में तमाम जो परीक्षा केंद्र हैं उनमें जो है किसी प्रकार का जो नेटवर्क है मोबाइल का वो ना रहे, इसके लिए जैमर लगाए गए, जैमर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। 50 मीटर की परिधि तक ये काम करेंगे। तो इस तरीके की तैयारियां और मॉक ड्रिल राजस्थान में की जा रही हैं। और कल जो री-नीट की परीक्षा है वो जो परीक्षा है वो पूरी तरीके से जो है सही तरीके से हो, इसके लिए प्रशासन अब जो है चाक चौबंद व्यवस्था कर रहा है। राजस्थान की दूसरी खबर की बात करते हैं। ये खबर राजधानी जयपुर से है और ये जो खबर है राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जो है किरोड़ी लाल मीणा से जुड़ी हुई खबर है। कल जो है किरोड़ी लाल मीणा एसीबी के दफ्तर पहुंच गए और वहां उन्होंने जो है पूरी तरीके से एसीबी के अधिकारियों से बात की कि जो पिछले दिनों उनके खिलाफ जो है एक मामला दर्ज हुआ था, एक एफआईआर दर्ज हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा तमाम जो नकली बीज की फैक्ट्रियां, खाद की फैक्ट्री में राजस्थान भर में जो है खुद रेड डाल रहे हैं, खुद पहुँच रहे हैं और गुप्त सूचना के आधार पर किरोड़ी लाल मीणा पहुँच रहे थे और उसके बाद में रेड डाल रहे थे। इसके बाद में इनके जो कुछ साथी हैं यानी कि तथाकथित इनके जो साथी हैं उन्हें एसीबी ने गिरफ्तार किया। करोड़ों रुपए की राशि उनके पास से बरामद की गई और एसीबी का कहना है कि ये जो राशि जो बरामद की गई है ये जो कार्रवाइयाँ किरोड़ी लाल मीणा कर रहे थे उन जो फैक्ट्री या उन कंपनियों को जो है सेटलमेंट के आधार पर या उन्हें एनओसी देने के आधार पर या उनका जो सीलिंग को है जो है खोलने के लिए ये राशि ली गई थी और एक बड़ा खेल चल रहा था। इस तरीके की जानकारी एसीबी को मिली थी। एफआईआर में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम तो वैसे जो है पूरी तरीके से नहीं था, लेकिन एक डॉक्टर, एक मंत्री और एक सतीश नाम के युवक का इसमें जिक्र था। इसी को लेकर जो है किरोड़ी लाल मीणा पहुंच गए और उसके बाद में एसीबी के अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा डॉक्टर मैं हूं और कैबिनेट मंत्री भी मैं हूं और मेरा जो पीए है उसका नाम भी सतीश है, तो आप क्लियर करें कि अगर ये मेरा नाम है और एसीबी मुझे आरोपी मान रही है तो मुझे गिरफ्तार करे, तुरंत गिरफ्तार करे। और अगर ये मेरे नाम नहीं है यानी कि मेरा नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है तो एसीबी तुरंत मेरा नाम हटाए। इस तरीके की बात जो उन्होंने की, अधिकारियों से बात की। उसके बाद मीडिया को उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी भी तरीके से अगर भ्रष्टाचारी हूँ तो एसीबी मुझे गिरफ्तार करे। इस तरीके का चैलेंज उन्होंने एसीबी को दिया है। तो फिलहाल जब जो है कैबिनेट मंत्री के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है, ये माना जा रहा है कि इन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और एसीबी के अधिकारी अब कुछ बोलने को जो है कुछ भी नहीं बोल रहे हैं इस मामले में। लेकिन अब जो है एक सीधा कांटा जो है एसीबी के अधिकारियों के गले में अटका है कि अगर वो मानते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा आरोपी हैं तो उनके खिलाफ जो उनसे पूछताछ की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और अगर वो नहीं मान रहे हैं कि ये कोई और शख्स है तो पूरी तरीके से किरोड़ी लाल मीणा को क्लीन चिट मिल सकती है। हालांकि इसके बाद में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से इस बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जब जो है कैबिनेट मंत्री एसीबी के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने बात की तो ये पूरे राजस्थान भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। जो 3 पत्र मैंने आपको दिखाए थे वो तीनों पत्र मैंने डीजी साहब को थमा दिए हैं और उन्होंने विश्वास दिया है, पूरा भरोसा दिया है कि हम ये जांच अधिकारी ये क्लियर करके देगा कि डॉक्टर कौन है और मंत्री कौन है और स्थिति स्पष्ट कर दी जाए। जो 3 अन्य लेटर आपने दिए थे कल्पतरु सहित, कल्पतरु का उन्होंने ये कहा है कि इसकी एफआईआर दर्ज हो गई होगी, नहीं हुई तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी।
और जो 26 करोड़ का एक ग्राम पंचायत का घोटाला था उसकी उन्होंने ये कहा है कि हम 17 की परमिशन के लिए भेजेंगे, 17 की परमिशन मिल जाएगी, प्रकरण दर्ज हो जाएगा। आश्वासन का कब तक इंतजार करेंगे, कार्रवाई का कब तक इंतजार करेंगे, कोई समय सीमा? कार्रवाई तो उन्होंने जांच अधिकारी का कहा है कि जांच अधिकारी जब भी रिपोर्ट दे देगा तो जांच अधिकारी क्लियर कर देगा। आपने कहा था एक तय टाइम में करना होगा। क्लैरिटी की उन्होंने नाम को लेकर डॉक्टर सांकेतिक डॉक्टर उन्होंने मोटा मोटा डॉक्टर ये कहा कोई लैब का डॉक्टर। वो तो था, वो पहले भी आ गया था बात कि लैब के डॉक्टर की बात तो पहले ही आ गई थी कि लैब का डॉक्टर है जो मेरे पर अखबार में तो डॉक्टर छप गया, मंत्री भी छप गया, तो मैं ही हूँ ना पब्लिक की नज़र में, तो मैं ये कैसे क्लियर होना चाहिए, तो ये क्लियर कर देंगे जांच अधिकारी। आपने कहा एक तय टाइम के अंदर बताएं, अन्यथा नहीं, ऐसा नहीं कहा। आप बाहर जब थे नहीं, ऐसा नहीं कहा, वो तो करता ही हूँ मैं, उससे कौन सा रुको, तय टाइम का नहीं कहा मैं। अब आश्वासन पे आप वो गिरफ्तारी करना नहीं चाहते। डॉक्टर साहब, ये नाम की सांकेतिक भ्रांति कौन मैं हूँ नहीं हैं, ये भ्रम कौन फैला रहा है? नाम की जो सांकेतिक भ्रांति पैदा हुई है अचानक से, ये भी मैंने उनको कहा है इसका पता करो, तो वो तो उनका कहना है हमारा पता इससे बीज निगम में जो गड़बड़ हुई उससे रिलेटेड है, ये हम नहीं कर सकते, तो मुख्यमंत्री जी को लिख के देंगे। मुख्यमंत्री से भी आपने मुलाकात के लिए कहा है कि जो आपके पार्टी के ही लोग हैं उनकी बात को लेकर भी आपने कहा था मुख्यमंत्री से आप मिलेंगे जल्दी। क्या अभी आपने बाइट में ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री से भी जल्दी मिलेंगे, वो कौन लोग हैं जो मेरे खिलाफ भी काम कर रहे हैं? वो तो मैंने क्या अब भी कह रहा हूँ, नहीं जांच की मांग कर रहे हैं कि कोई साजिश रच रहा है आपके खिलाफ? ये षड्यंत्र है पूरी तरह से। बात करते हैं राजस्थान की तीसरी बड़ी खबर की। ये खबर बीकानेर से आ रही है। बीकानेर में जिस तरीके से 6 प्रसूताओं की जो किडनी फेल होने का मामला सामने आया था, एक प्रसूता जो कि फलौदी निवासी प्रीति थी, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही थी, वेंटिलेटर पे थी, और इसके बाद में कल एक जो है दुखद सूचना आई है, प्रीति की मौत हो चुकी है। इस प्रसूता की मौत के बाद में पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और पूरे चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। और जोधपुर से जो टीम आई थी उसने जो ये पूरी तरीके से जांच की थी, और उस जांच में सामने आया था कि ऑपरेशन थिएटर में यानी कि ओटी में पूरी तरीके से जो है संक्रमण फैला हुआ था। ये बात मानी है और ये रिपोर्ट दी गई है कि ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण था, इसी की वजह से 6 प्रसूताओं की हालत जो है ख़राब हुई। इसमें आपको बता दें कि जो है 2 प्रसूताओं की अभी आँख की रोशनी भी चली गई, ये भी जानकारी सामने आई है। एक प्रसूता की मौत हो गई है और अभी भी कुछ प्रसूता जो है किडनी फेल की समस्या से जूझ रही हैं, उनका लगातार डायलिसिस हो रहा है। लेकिन जो प्रशासन ने इसके बाद में क्या कदम उठाए हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी तक किसी भी तरीके का जो इन्फेक्शन की बात जो है प्रशासन स्वीकार नहीं कर रहा है। लेकिन जोधपुर की टीम कह चुकी है कि ये जो पूरा इन्फेक्शन फैला था वो ओटी में संक्रमण के जरिए फैला था, यानी कि कितनी बड़ी लापरवाही ये सामने निकल कर आई है। लेकिन अब इस लापरवाही के बाद भी प्रशासन नहीं चेता है और बीकानेर के जो अस्पतालों की हालत अभी भी जस की तस है। देखिए, गवर्नमेंट की रिपोर्ट तुम लोगों ने साफ सुथरी भेजी हुई है और हमने ऑलरेडी मेडिकल इंस्टीट्यूट को भी रिपोर्ट दी है और गवर्नमेंट को भी भेजा है। रिपोर्ट छुपाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती कभी। और रही बात ट्रीटमेंट पार्ट की, तो ट्रीटमेंट पार्ट कभी भी कोई भी रिव्यू कर सकता है। बाय द वे किसी दूसरे को भी रिव्यू करना है तो अधीक्षक महोदय को अपनी एप्लीकेशन दें, एप्लीकेशन दे के टिकट इशू होगा, वो टिकट की फ़ोटोकॉपी हम उसको दे देंगे कि भाई कहीं नेग्लिजेंस है। तो क्या लग रहा है, क्या रीजंस क्या रहेंगे? रीज़न ये है कि सडन कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, प्रेगनेंसी के बाद थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमिना होता है, मल्टीपल छोटे छोटे से थ्रोम्बस जिसको क्लोट बोलते हैं वो बनते हैं, कई बार वहाँ से डिस्क्लोज होके लंग्स में या हार्ट में चले जाते हैं, तो इसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। वही रीज़न लग रहा है उसमें। इतने लंबे समय से आईसीयू कोशिश लगातार कर रहे थे, वेंटिलेटर सपोर्ट पे थी, डायलिसिस भी चल रहा था, दवाइयाँ भी चल रही थी, फिर भी उसके बावजूद कहीं हाथ में हमारे भी नहीं होता कि आगे क्या होगा। कोशिश परिजनों का ये कहना है जब ये आई थी तो बिल्कुल स्वस्थ आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद नहीं, पेशेंट हमारे पास नागौर से आई थी, तब 6 मंथ प्रेगनेंसी थी इसकी, 6 महीने की, तब इक्लैम्शिया करके आई थी। हाई 2 बार वहाँ पर इसको कन्वर्जन पहले ही आ चुके थे नागौर में, रिपोर्ट मैंने अच्छी से पढ़ी, उसके बाद यहाँ पे लेके आए। तब आए तो बीपी ज़्यादा होने की वजह से पहले से गुर्दे के अंदर डैमेज था, डैमेज की वजह से उसका गुर्दे में डैमेज की वजह से डायलिसिस पे ले रहे थे। बीच में ठीक भी हुई बच्ची, फिर वापस डिटोरेशन भी हुआ बच्ची का। अब ये जो मैं बता रहा हूँ कि थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेना एक ऐसी इवेंट है जो किसी भी प्रेगनेंसी लेडी के अंदर कभी भी आ सकती है। उसके साथ में और भी कम से कम मैं समझता हूँ 1500 लेडी की डिलीवरी हुई है, सिजेरियन सेक्शन हुए हमारे अस्पताल में, और सारे के सारे डिस्चार्ज होकर गए हैं सारे के सारे। शारदा की क्या कंडीशन? शारदा जी अभी देखिएगा वेंटिलेटर पे हैं, सीरियस पेशेंट है, उसके लिए भी बिल्कुल वही डायलिसिस चल रहा है और अभी खतरे से खाली नहीं है, वो अभी भी सीरियस है।
जैसे कि पूछा गया है कि मेडिकल टीम अगर डिसाइड करे और उसके परिजन परमिट करते हैं और गवर्नमेंट हमें एज़ पर गवर्नमेंट रूल रेफ़र करने के लिए बोलती तो हम आगे भेज देंगे उसको, हमें कुछ नहीं है। इस पूरे प्रकरण में अब तक की जो भी जांच हुई तो उसमें क्या रिपोर्ट में क्या है, अब तक कुछ आया है या इस रिपोर्ट के वेट हम भी कर रहे हैं अभी कि क्या रिपोर्ट देती है, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये कॉमन प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेना, वही चीज़ नज़र आ रही है उसमें। सर तो 6 महीने से प्रेग्नेंट थी और 6 महीने से प्रेग्नेंट थी तब उसको क्या BPI हो गया। BPI होने के कारण उसको नागौर से यहाँ बीकानेर रेफर कर दिया गया। बीकानेर रेफर करने के बाद डॉक्टर मोनिका डॉक्टर उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन करके बच्चा उठवाना पड़ेगा। फिर बच्चा को बोल दिया कि दोनों में एक की जान बच सकती है, नहीं तो दोनों ही जा सकते हैं। हमने बोला कोई नहीं, बात नहीं, कोशिश करो। फिर उन्होंने ऑपरेशन किया तब बच्चा भी सेफ था और वो भी सेफ थी, ठीक है, दोनों एकदम सेफ थे। और बच्चे को नर्सरी में भर्ती कर दिया और नीचे इसको लेबर रूम में भर्ती कर दिया। इसके क्या ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, ब्लीडिंग रुकने के कारण उन्होंने पता नहीं इंजेक्शन लगाया था या टेबलेट दी थी, ब्लीडिंग भी रुक गई और पेशाब भी रुक गया। पेशाब और ब्लीडिंग दोनों रुकने के कारण मतलब से पूरे शरीर में सूजन आ गई और उन्होंने बोल दिया फिर आप जोधपुर जयपुर कहीं लेके जाओ, आप इसको रेफर कर रहे हैं हम, मतलब लेके चल जाओ आप। और हमने बोला कि रेफ़र लिख के तो हम ले जाएंगे। उन्होंने बोला कि हम ना रेफ़र लिख के देंगे, ना कोई साइन देंगे, ना फाइल देंगे आपको। हमने बोला फिर हम तो नहीं लेके जाएंगे इसे, ना इन्होंने गौर करना छोड़ दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप लेके जा सकते हो, ले जाओ, ज़्यादा सीरियस है। फिर किसी को अध्यक्ष है यहाँ के कोई, उनको फ़ोन किया तब इसको ICU में शिफ्ट किया। ICU में शिफ्ट करने के बाद 15-20 दिन बाद एकदम ठीक हो गई। ठीक होने के बाद 2 दिन बाद वापस स्थिति खराब हो गई। ज़्यादा ख़राब होने के बाद अब सर उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि अब भगवान के भरोसे ही है, अब नहीं बच सकती। अब आपकी आप क्या चाहते हैं? अब तो सर वो उसकी डेथ हो गई। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि भाई जो इंजेक्शन लगी है पूरी जांच होनी चाहिए? हाँ, पूरी जांच होनी चाहिए सर, हमें भी पता लगे इंजेक्शन की वजह से हुआ है या डॉक्टर की वजह से हुआ, क्या गलती हुई है। हमारे को कोई रिपोर्ट दी ना कोई और दिया। राजस्थान की चौथी बड़ी खबर टोंक जिले से है, जहां पर एक इलेक्ट्रिक शोरूम के मालिक की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ये जो घटना है पूरी देर रात की बताई जा रही है, जब इलेक्ट्रिक शोरूम के मालिक जो कि वहाँ पर अपने शोरूम पर थे, उनकी पत्नी लगातार उन्हें फ़ोन कर रही थी। जब वो उनका फ़ोन पिक नहीं हो रहा था तो नौकर को जो है संपर्क किया। नौकर ने जब जाकर इलेक्ट्रिक शोरूम के जो रेस्ट रूम में जब जाकर देखा तो उनकी जो है खून सनी डेड बॉडी देखकर उसने जो है वहाँ पर हल्ला मचाया। और उसके बाद में आस पड़ोस के लोग आगे, व्यापारी आए, उन्होंने देखा, वो भी चौंके और उसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने ये जो व्यापारी हैं इनका जो डेड बॉडी है उसको अस्पताल में रखवाया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल ये जो है दुश्मनी के एंगल से, लूट के एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है और आस पड़ोस के तमाम जो CCTV कैमरे हैं उनको देखा जा रहा है, उनकी जो फुटेज है उनको खंगाली जा रही है और किस तरीके से उनकी किसी से अगर कोई दुश्मनी थी इस एंगल से भी जो है पुलिस जाँच कर रही है। तो फिलहाल इस पूरी घटना से जो है टोंक में अभी भी सनसनी फैली हुई है और जिस तरीके से घटना हुई है वो कहीं ना कहीं जो रात में जो गश्त होती है पुलिस की, उस पर जो है सवालिया निशान खड़े करती है। तो राजस्थान की पांचवी बड़ी खबर हनुमान बेनीवाल से जुड़ी हुई है। हनुमान बेनीवाल राजस्थान में अब एक्टिव रूप से जो है नज़र आ रहे हैं। RLP के जो है पूरी तरीके से प्रचार करते हुए उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। कल सीकर में एक्टिव थे और सीकर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि RLP जो है तीसरे मोर्चे के रूप में राजस्थान में उभर रही है। उसके साथ साथ में यूपी में भी, यूपी चुनाव में यानी कि आगामी यूपी चुनाव में RLP अपने उम्मीदवार उतारेगी। और उसके साथ साथ में ये भी उनका कहना है कि जो पिछले चुनाव में आर्थिक कमी की वजह से उन्हें इतनी सफलता हाथ नहीं लगी थी, यानी कि उनकी असफलता का कारण उन्होंने आर्थिक कमी बताया। लेकिन उन्होंने कहा है कि राजस्थान का युवा अब जाग रहा है, राजस्थान का किसान अब जाग रहा है, RLP के साथ है। और RLP जो है, जो भी राजस्थान का युवा है और किसान है उनके साथ वो पूरी तरीके से लड़ाई लड़ रही है। जिस तरीके से पिछले दिनों चाहे भिराना आंदोलन की बात हो, जो है साधु संतों के साथ में जो हनुमान बेनीवाल खड़े थे और कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने जो है साधु संतों की सुलह करवा दी थी, उनकी मांगों को मनवा लिया था। हनुमान बेनीवाल इसलिए जाने जाते हैं कि उनकी छवि इस तरीके आक्रामक छवि है, आक्रामक रूप से अल्लाह बोलते हैं, आक्रामक रूप से आंदोलन करते हैं और उसके बाद में वो तुरंत ही मैदान में कूदते हैं। और उसके साथ साथ में उनका एक ही ये ध्येय रहता है कि जल्द से जल्द जो लोगों की मांगे हैं वो पूरी तरीके से मनवाई जाएं, आंदोलन को तुरंत खत्म कर दिया जाए। इस तरीके के आंदोलन के साक्षी रहे हैं हनुमान बेनीवाल और इसी तरीके के आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। यानी कि जहां हनुमान बेनीवाल ये कहते हैं कि वो किसी आंदोलन में जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं अपने समर्थकों के साथ में, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ जाता है। उनकी मांगे जो है ज़्यादातर मामलों में उनकी मांगे मानी जाती हैं। यानी कि हनुमान बेनीवाल का एक अपना अलग ही उनका
जो उनकी छवि है, जिस तरीके से आरएलपी को लगातार मजबूत कर रहे हैं, उनका कहना है कि अब उनके कार्यकर्ता लगातार बढ़ रहे हैं और अगले चुनाव में आरएलपी एक बड़ा खेल दिखाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों में आरएलपी जो है तीसरी मोर्चे के रूप में राजस्थान में उभरेगी। तो ये थी राजस्थान की 5 बड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं राजस्थान की 5 बड़ी खबरों के साथ।